नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि असीम मुनीर जेल में इमरान खान की हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान और दुनिया भर में सहानुभूति बढ़ रही है और अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर बहुत दबाव में आ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में अब ये चर्चा चल रही है कि आंखों के इलाज के लिए इमरान खान को विदेश भेजने पर भी विचार चल रहा है। इसके बाद हम आपको एआई के क्षेत्र में भारत के नए इनोवेशन के बारे में बताएंगे। आज पूरी दुनिया में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के एक एआई वीडियो पर विवाद शुरू हो गया है। 15 सेकंड का यह वीडियो किसी असली फिल्म के सीन जैसा है। अब कहा जा रहा है कि अगर एआई से ऐसे वीडियो बनने लगे तो पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान कैसे युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका ने अपने 50 फाइटर जेट्स ईरान के आसपास तैनात कर दिए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी वॉरशिप्स को समुद्र में डुबा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 73 वर्ष के इमरान खान का यह पोस्टर देखिए। इस पर लिखा है कि अगर इमरान खान की हत्या होती है तो इसके लिए असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे। और इस पोस्टर को आज इमरान खान की ही पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने जारी किया है। जरा आप देखिए। यह वो पोस्टर है जो कहता है टेल द पीपल असीम मुनीर विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे आर गोइंग टू किल मी, ऐसा इमरान खान की पार्टी कह रही है। आज इमरान खान की बहन ने भी यह दावा किया है कि खुद इमरान खान ने उनसे यह कहा कि असीम मुनीर जेल के अंदर ही उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसे इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। मगर तब भी मैंने को जेल में कहीं सुन रहे हो, आपको पता है जेल में ये सारे कर्नल आसिम मुनीर भी डायरेक्ट सुन रहे, सारे सुन रहे होते हैं पुलिस वाले। उनके सामने मैंने कहा इन्होंने सोचा भी आपके किसी को हम इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। खान इनका ख्याल नहीं करेंगे। ये धमकियां आज आसिम नकवी हमें दे रहे, धमकियां मोहसिन नकवी हमें धमकियां दे रहे, दे मार देगा ना। आपको याद होगा कुछ समय पहले इमरान खान की पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार जेल में ही इमरान को फांसी दे सकती है और अब उनका परिवार ये कह रहा है कि अब जेल में इमरान खान की हत्या की साजिश रची जा रही है। लेकिन आज पाकिस्तान सरकार ने भी एक बड़ा दावा किया है और वो ये कि इमरान खान के साथ 2 बार समझौता करने की कोशिशें की गई लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने ये नहीं बताया कि वो इमरान खान के साथ किस प्रकार का समझौता करना चाहती है, क्या बात करने के लिए गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी ऑफर इमरान खान को दिया जा रहा है, इमरान खान उसे स्वीकार नहीं कर रहे और इमरान खान इस सरकार के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप देखें इमरान खान का पूरा करियर, उनकी पूरी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो इमरान खान शुरू से ही एक फाइटर की तरह रहे हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो फाइटर की तरह फ्रंट से लीड करते थे, हारना उन्होंने कभी सीखा नहीं। और जब राजनीति में भी आए हैं तब भी वो एक फाइटर की तरह ही असीम मुनीर और इस सरकार से लड़ रहे हैं, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या ये समझौता बेहतर इलाज के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और ऑफर इमरान खान को दिया गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान को लेकर 2 प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि इमरान खान को जेल से बाहर किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है जहां उसका इलाज कराया जाएगा।
और दूसरा दावा यह है कि इमरान खान को उनकी आंखों के इलाज के लिए अब विदेश भेजने पर विचार चल रहा है। इस समय शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को लेकर बहुत दबाव में है और इसकी भी कई वजहें हैं। पाकिस्तान की जनता में इमरान खान को लेकर सहानुभूति बढ़ रही है, जिससे वहां की सेना और सरकार दोनों ही परेशान है। इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी रिहाई के लिए इमरान खान रिलीज फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ये एक अलग फोर्स उन्होंने बना दी है और ये फोर्स इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए संघर्ष करेगी। हालांकि वो कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, लेकिन एक अलग फोर्स उन्होंने बना दी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि कैसे इमरान खान को जेल से बाहर लाया जाए। इमरान खान पिछले लगभग 30 महीनों से पाकिस्तान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और आपने देखा होगा अभी एक दिन पहले ही दुनिया भर के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, 5 देशों के जो क्रिकेट के कप्तान हैं, उन्होंने भी इमरान खान को बचाने की एक मुहिम चलाई है। दुनिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, क्रिकेट एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है और इमरान खान के मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए तस्वीरें, 5 देशों के 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर जेल में इमरान खान का इलाज कराने और बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है और अब और बहुत सारे क्रिकेटर्स भी इमरान खान के समर्थन में आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इमरान खान की खबर सुनकर वो बहुत दुखी हैं और वो ये अपील करते हैं कि जेल में इमरान खान के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। भारत के एक और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी पाकिस्तानी सरकार से इमरान खान का अच्छा इलाज कराने की अपील की है और क्रिकेट आज भी जो है किसी भी देश या महाद्वीप की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। क्रिकेट एक बहुत बड़ी ताकत है, भारत और पाकिस्तान में तो कम से कम बहुत ही बड़ी ताकत है और इसीलिए इमरान खान का मामला अब सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिकेट ब्रदरहुड का एक विषय बन चुका है। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान का क्या किया जाए, इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जाए। क्या उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना सही रहेगा या फिर पाकिस्तान के ही किसी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया जाए या फिर उन्हें पहले की तरह जेल में ऐसे ही रखा जाए और किसी को भी उनसे मिलने ना दिया जाए। ये जो फैसला है ये उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। इससे पहले पाकिस्तान के कई नेता जेल में रहते हुए या तो देश छोड़ने पर या फिर देश छोड़ने पर पाबंदी के बावजूद अपना इलाज कराने के नाम पर विदेश जा चुके हैं। ये पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है और पाकिस्तान की राजनीति का जो इतिहास है ये बड़ा खूनी इतिहास है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो जनरल जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो या उसके बाद नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कहानी लगभग एक जैसी ही है। आप याद कीजिए वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी बीमारी के इलाज के लिए ऐसे ही जेल से लंदन चले गए थे और वर्ष 2016 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ अपना इलाज कराने के लिए दुबई चले गए थे, जबकि उस समय परवेज मुशर्रफ के देश छोड़ने पर पाबंदी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान भी इलाज का बहाना बनाकर विदेश भाग जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की राजनीति में यही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल होता रहा है और अगर इमरान खान को भी बचना है, अपनी जान बचानी है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल से कैसे निकलें और जेल से निकलने का एक ही रास्ता है कि इलाज के नाम पर या फिर पाकिस्तानी सरकार के साथ कोई समझौता करके वो देश से बाहर चले जाएं। समय का चक्र देखिए, वर्ष 2019 में जब इमरान खान खुद प्रधानमंत्री थे तब पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सबसे बड़े राइवल नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था। नवाज शरीफ उस समय जेल में सजा काट रहे थे। बिल्कुल इसी प्रकार से उनके भी बहुत गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आई थी। तब यह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ इतने ज्यादा बीमार हैं कि अगर उन्हें सही इलाज नहीं मिला तो वो बचेंगे नहीं, उनकी मौत निश्चित है और सही इलाज
पाकिस्तान में उन्हें मिलेगा नहीं, इसके लिए उन्हें विदेश भेजना पड़ेगा। और इसके बाद नवाज शरीफ को लंदन में जाकर अपना इलाज कराने की इजाज़त दे दी गई और दोबारा वो लौटकर तभी आए जब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपनी जेल की सज़ा के बीच में ही, उस सज़ा को बीच में ही छोड़कर लंदन चले गए। और दिलचस्प बात यह है कि वो लंदन जाते ही बिल्कुल ठीक भी हो गए और इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने तक वो कभी भी पाकिस्तान लौट कर नहीं आए। एक बार इलाज कराने के नाम पर लंदन गए और दोबारा नहीं लौटे। इसके बाद नवाज शरीफ तभी वापस आए जब इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे, पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी डील हो चुकी थी और वो ये जानते थे कि अब मैं दोबारा जब वापस आकर चुनाव लड़ूंगा तो जीत उनकी पार्टी की होगी और सरकार उनकी पार्टी की बनेगी। और इमरान खान की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती शायद यही है कि उन्होंने उस समय नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया। नवाज शरीफ को उन्होंने रोक कर नहीं रखा। उसके बाद नवाज शरीफ लंदन गए, उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार किया पूरे धैर्य के साथ और जब स्थितियां ठीक हुई तब वो वापस पाकिस्तान लौटे। इमरान खान सत्ता से हटे, नवाज शरीफ की पार्टी चुनाव जीती, उनके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए और फिर उन्होंने इमरान खान के साथ वही किया जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया था, यानी उन्हें जेल में डाल दिया। और इस बार तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और असीम मुनीर तीनों मिलकर एक हो गए और असीम मुनीर भी इमरान खान से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे और यही कारण है कि इमरान खान आज इस स्थिति में है। अब जेल से निकलने के दो ही तरीके हैं। एक, इमरान खान इस मौजूदा सरकार से कोई डील कर लें, जैसे कि पहले के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने किया था कि आपको एक बार हम जाने देंगे, इसके बाद आप दोबारा पाकिस्तान लौटकर मत आना और दोबारा चुनाव भी न लड़ना, ये एक शर्त हो सकती है। दूसरा यह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होता है। कई बड़े देश, अमेरिका जैसे देश या यूएई जैसे देश, सऊदी जैसे देश बीच में कोई मध्यस्थता करा दें, जो कि पहले भी हो चुका है, और वो इस मौजूदा सरकार के साथ कोई डील कर लें कि वो इमरान खान को सही सलामत देश छोड़कर जाने दें और फिर कोई और देश इमरान खान को अपने यहाँ शरण दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि ये समझौता कैसे होगा, ये डील कैसे होगी और क्या इमरान खान इस सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ी दिलचस्प रहेगी ये बात। वैसे क्रिकेट हो या हॉकी का खेल हो, पाकिस्तान में खेल सिर्फ मैदान में नहीं, पाकिस्तान ये जो खेल है मैदान में नहीं हार रहा, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के सिस्टम के नीचे आज हर खेल, हर खिलाड़ी कुचला जा रहा है। क्रिकेट के बाद अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हॉकी टीम की दुर्दशा की चर्चा हो रही है। इसी महीने ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रो हॉकी लीग के दौरान मैच से पहले पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ जो हुआ वो बहुत ही अपमानजनक है और बहुत शर्मनाक है। पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने कहा कि मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बहुत बुरी स्थिति में रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता था, अपने बर्तन भी खुद ही साफ करने पड़ते थे। 5 फरवरी को पाकिस्तानी हॉकी टीम जब सिडनी पहुंची ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही 13 से 14 घंटे तक इंतजार करवाया गया। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी सिडनी से कैनबरा पहुंचे मैच खेलने के लिए, तो होटल में उनकी बुकिंग ही नहीं थी और इस वजह से इन खिलाड़ियों को कई घंटों तक सड़कों पर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि किसी होटल में उनके पास बुकिंग नहीं थी। कैनबरा में पाकिस्तान की इस पूरी टीम को एक एयरबीएनबी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में रुकना पड़ा। ये बहुत सस्ते होटल होते हैं और आप उस होटल की जरा तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस जगह पर पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 13 दिन तक रखा। ये वो होटल है जहां पर पाकिस्तानी टीम रुकी थी। ये एयरबीएनबी का होटल है जिसे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल कहते हैं। ये बहुत कम बजट वाले सस्ते होटल्स होते हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं होती और ज़्यादातर काम यहाँ पर जो लोग रुकते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हें ही अपना करना पड़ता है। यानी अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करिए, अपने होटल को, अपने कमरे को साफ भी आप खुद करिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। अब पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर 13 दिन बिताए
इस होटल में, जबकि उनकी बुकिंग सिर्फ 10 दिनों की थी। 17 फरवरी को जब ये टीम वापस लाहौर लौटी तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खराब इंतजाम की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान होना पड़ा और इसका असर उनके खेल पर भी हुआ, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से अपने चारों मैच हार गई। जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। आपके पास फंड्स नहीं है, उसके बाद अब हम आपको एयरबीएनबी से वहाँ से एक हाउस उन्होंने अपार्टमेंट बुक किया, फिर वहाँ पर पूरी टीम जाकर ट्रैवल की, वहाँ पर गई है। मैं समझता हूँ कि अब टीम का जो मोराल है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह की जो हरकतें देखी हमने, तकरीबन 1-2 दिन हम सड़कों पर रहे हैं। जिस तरह के पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे के साथ बर्ताव करती है, उस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम की ये हिम्मत देखिए कि पाकिस्तान लौटकर वहां की जमीन पर खड़े होकर वो खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने मन की बात सबको बता रहे हैं। अब पाकिस्तान की सरकार का यह दावा है कि खिलाड़ियों के होटल खर्च के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने होटल की बुकिंग ही नहीं की। अब पाकिस्तान के लोग अपनी हॉकी टीम के इस अपमान पर बहुत नाराज हैं और इसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसके साथ आप ऐसा रवैया कैसे कर सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में वर्ष 1960, 1968 और 1984 में कुल मिलाकर 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ खुद ही पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के मुख्य संरक्षक हैं। असल में पाकिस्तान ने अपने हॉकी खिलाड़ियों की कभी कोई इज्जत नहीं की। यही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का झंडा ऊंचा करते हैं, फिर चाहे वो इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी हो। जिस इमरान खान ने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया, वो पिछले 30 महीनों से जेल में बंद है, और जिस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को एक जमाने में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए, उसके खिलाड़ियों के साथ भी ये शर्मनाक व्यवहार किया जा रहा है, उनका भी अपमान हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में खेलों की क्या स्थिति है और खिलाड़ियों की इस समय क्या स्थिति हो गई है, चाहे क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं, और वो ये है कि अमेरिका और ईरान युद्ध के बेहद करीब पहुंचते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के आसपास अपने सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं, और ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी वॉरशिप्स को समुद्र में डुबाने की ताकत रखते हैं। अमेरिकी हमले के गंभीर संकट के बीच रशिया का एक युद्धपोत ईरान पहुंच चुका है, और अब ईरान, रशिया और चीन की नौसेना मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी में एक संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026। जिस हॉर्मुज की खाड़ी में ये युद्ध अभ्यास होगा, वहीं से होकर दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। हालांकि ईरान, रशिया और चीन के इस वॉर एक्सरसाइज की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहले से ही शेड्यूल्ड है। लेकिन इस समय ये देश मिलकर अमेरिका को ये दिखाना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान की नौसेना ने आज लगातार दूसरे दिन भी इस खाड़ी में युद्ध अभ्यास किया, और इस युद्ध अभ्यास के दौरान कल इस खाड़ी के समुद्री रास्ते को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया गया था। यह भी संभव है कि ईरान ने जानबूझकर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद किया हो। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। तो आज सबसे पहले आप ईरान के इस युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें देखिए।
तो ये तो ईरान का पक्ष था, ईरान की तस्वीरें थीं। वहाँ की सेना कैसे युद्ध अभ्यास कर रही है, उसका वीडियो जारी कर रही है। पूरी दुनिया को ईरान ये बताना चाहता है कि देखिए हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी खतरनाक हथियार हैं। अब आपको अमेरिका के 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के बारे में बताते हैं जो ईरान के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। इनमें अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 और F-22 फाइटर जेट शामिल हैं और दुश्मन के रेडार इन विमानों का पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा अमेरिका के 6 अवॉक्स एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं जो आसमान में उड़ने वाले रेडार और कमांड सेंटर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स का पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास ऐसा एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है जैसे अमेरिका के पास ये है। अमेरिका अब अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के बहुत नज़दीक समुद्र में तैनात कर रहा है और अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही ईरान के बहुत नज़दीक तैनात है। किसी युद्ध को टालने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में बातचीत वैसे इस समय चल रही है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस का कहना है कि बातचीत कुछ हद तक कामयाब भी रही है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने यह धमकी दी है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप्स को भी समुद्र की गहराइयों में पहुंचा सकते हैं, उन्हें डुबा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। The United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. مذاکره‌ای باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین میکنه؟ باید حتما به این توافق برسیم. अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर भारत के पहले ग्लोबल AI समिट के बारे में चर्चा चल रही है। भारत पहली बार ग्लोबल AI समिट का आयोजन कर रहा है। आज इस समिट का तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस AI समिट में ग्रीस के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति, स्पेन के राष्ट्रपति सहित दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया और इस सम्मेलन में 135 से ज़्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए अब इस AI समिट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब ये AI समिट 21 फरवरी यानी इस शनिवार तक चलेगा। अब आप आज के AI समिट की कुछ तस्वीरें देखिए जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज भारत और फ्रांस की दोस्ती की एक AI द्वारा बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और ये तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, ये इमैनुअल मैक्रों ने तस्वीर पोस्ट की है आज और ये AI द्वारा बनाई गई तस्वीर है, दोस्ती की तस्वीर। और उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें वो लिख रहे हैं कि व्हेन फ्रेंड्स कनेक्ट इनोवेशन फॉलोज, रेडी फॉर द AI इम्पैक्ट समिट। तो वो बता रहे हैं कि कैसे ये दोनों दोस्त
जब मिलेंगे तो नई नई खोज होंगी, नए इनोवेशंस होंगे और वो इस AI इम्पैक्ट समिट के लिए अब बिल्कुल तैयार है। आज इस AI समिट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इतिहास में पहली बार 24 घंटे में 2,50,000 भारतीय छात्रों ने AI की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की एक ऑनलाइन शपथ ली है। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन छात्रों ने यह शपथ ली कि वो AI का जिम्मेदारी से प्रयोग करेंगे और ये शपथ ऑनलाइन ली गई है। इस AI समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके CEOs, उनके प्रोमोटर्स आ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े AI एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और गूगल के CEO सुंदर पिचई भी इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गूगल भी अब AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है क्योंकि उसे ChatGPT से बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। कुछ साल पहले तक इंटरनेट पर कुछ भी अगर जानना होता था तो आप सबसे पहले गूगल का ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन हुआ करता था। लेकिन अब लोग गूगल पर जाने की बजाय सीधे AI से सवाल पूछते हैं या कह लीजिए कि सीधे ChatGPT पर जाते हैं। सवाल यह है कि क्या AI सचमुच गूगल जैसे सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर रहा है? जब ChatGPT आ गया तो फिर गूगल पर सर्च करने के लिए कौन जाएगा? और क्या किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सर्च करने का हमारा तरीका अब बदल गया है? आप में से बहुत सारे लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते आ रहे होंगे वर्षों से, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों ने इसे छोड़ दिया है। गूगल आपको जानकारी तक पहुंचाने का एक रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना होता है। इसके विपरीत ChatGPT सीधे आपको मंजिल तक ले जाता है। जब आप पूछते हैं, मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा कि भारत में AI से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, गूगल आपको इसके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स और उसके रिजल्ट्स दिखाएगा और आपसे कहेगा कि ये सारे आर्टिकल्स इसके बारे में छपे हैं, इसमें टॉप 10 आर्टिकल्स ये हैं, टॉप 20 आर्टिकल्स ये हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए और फिर इसका जवाब जान लीजिए। लेकिन ChatGPT आपको विश्लेषण, इससे संबंधित तमाम उदाहरण और निष्कर्ष तीनों एक साथ देता है। कुछ ही मिनटों में आपको हर जानकारी मिल जाती है। इसे और विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। जब आप गूगल पर जाते हैं ऑनलाइन सर्च करने के लिए तो गूगल एक लाइब्रेरी की तरह है जहां आपको अपनी जरूरत के मुताबिक मेहनत करके किताबें खोजनी होती हैं। गूगल क्या करता है? गूगल आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दे देता है। जैसे लाइब्रेरी में अगर आप जाएं और लाइब्रेरियन आपको बहुत सारी किताबें दे दे कि आपको जिस विषय पर खोज करनी है, ये आप 20 किताबें लीजिए, इन्हें पढ़िए और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो आपको पहले गूगल जो आपको आर्टिकल्स दे रहा है, पहले आप उन्हें पढ़ेंगे और फिर आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। जबकि ChatGPT एक लाइब्रेरी की तरह नहीं, एक प्रोफेसर की तरह है जिसके पास सारी जानकारी मौजूद है। आप उस प्रोफेसर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका बिल्कुल सटीक जवाब उसी समय मिल जाएगा। और अगर आपको वो जवाब समझ में ना आए तो आप दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं और वो दोबारा एक और नए आसान तरीके से नए शब्दों में आपको जवाब देगा। अब आप एक आंकड़ा देखिए जिससे आप हैरान रह जाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि कैसे ChatGPT दुनिया भर में अब बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इससे पहले शायद ही कोई और ऐप ऐसा रहा होगा जो ChatGPT की तरह लोकप्रिय हुआ है। दुनिया भर में इस समय 90 करोड़ लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद ChatGPT ने 2 महीनों के अंदर ही 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था और आज ये 90 करोड़ पर है। जबकि टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लगे और इंस्टाग्राम को तो लगभग 2 साल 6 महीने लगे थे यहां तक पहुंचने में। गूगल ट्रांसलेट को 10 करोड़ यूजर्स बनाने में लगभग 6 साल लगे और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में, यानी ये आंकड़ा छूने में लगभग 10 साल लग गए। ये तुलना साफ बताती है कि ChatGPT की लोकप्रियता और उसके यूजर्स की वृद्धि की रफ्तार बाकी तमाम ऐप से
कहीं ज्यादा है और चैट जीपीटी बहुत तेजी से हम सब के जीवन में प्रवेश या तो कर चुका है या प्रवेश कर रहा है। अब देखिए कि दुनिया भर में कौन सा देश चैट जीपीटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अमेरिका में 18% लोग, भारत में लगभग 9% लोग, ब्राजील में करीब 5%, ब्रिटेन में 3% लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं। और आज चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी चैट जीपीटी का बहुत बड़ा बाजार भारत है। दुनिया भर में एआई का इस्तेमाल किस क्षेत्र में कौन करता है, कहां कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अब वो भी देखिए। ऑफिस में एआई का उपयोग पुरुषों में ज्यादा देखा गया है, तो ऑफिस में आप देखिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है और आज 74% पत्रकार एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने वाले 73% लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मार्केटिंग में 76% लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। 52% टीचर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानून के क्षेत्र में यानी लीगल फील्ड में 51% लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में भी इस्तेमाल तो शुरू हो गया है, लेकिन यहां अभी भी उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी 42% लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, खबरों को लिखने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप इस आंकड़े में देख सकते हैं कि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद ऑनलाइन खबरें लिखने में लगातार इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। पिछले साल 52% ऑनलाइन खबरें एआई की मदद से लिखी गई थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका बिल्कुल नया और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। चैट जीपीटी में आप लगातार सवाल पूछ सकते हैं और जवाब को अपने अनुसार बदलने के लिए उसे कह सकते हैं, जबकि गूगल एक बार में आपको सिर्फ आर्टिकल्स दिखाता है या सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है, जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझे और आसान भाषा में समझाओ या मुझे छोटे पॉइंट्स में बताओ। चैट जीपीटी सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके लिए आर्टिकल, स्पीच, स्क्रिप्ट या आपके लिए मेल लिख सकता है, आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकता है, किसी भी तरीके से आपके भाषण लिख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किल बातें हैं उन्हें चैट जीपीटी बहुत आसान भाषा में समझाता है। यानी ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि जानकारी पाने की आपकी पूरी आदत ही अब हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आप जानते हैं सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है सरलता। सबसे मुश्किल काम है किसी चीज को सरल भाषा में समझाना। लोग इसे बहुत ही बेसिक सी चीज समझते हैं, लेकिन मैं आज आपको यह बता सकता हूं कि सबसे मुश्किल काम होता है कि किसी भी विषय को आसान भाषा में लोगों के सामने रखना, इतनी आसान भाषा में कि उसे कोई भी समझ ले। और आज एआई यही काम कर रहा है। आज अगर कोई यह कहे कि करोड़ों अरबों रुपए में बनने वाली तमाम बड़े बड़े बजट की फिल्में अब कुछ हजार रुपए में बनाई जा सकती हैं, तो यह सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी। लेकिन एआई ने इस संभावना को भी हकीकत में बदल दिया है। एआई कैसे भविष्य में बड़े बड़े बदलाव करने वाला है, इसे देखने के लिए अब आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये 15 सेकंड का एक वीडियो है। इसमें हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट एक बिल्डिंग की छत पर एक एक्शन सीन कर रहे हैं। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और यह सीन किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस पूरी सीक्वेंस को एआई की मदद से बनाया गया है और यह एक वीडियो है। लेकिन देखने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा बेहतर है। इसका जो प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से इसे बनाया गया है, उससे आपको ऐसा लगेगा कि यह हॉलीवुड फिल्मों का भी नेक्स्ट लेवल है। और इस वीडियो को एक आयरिश डायरेक्टर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनका नाम है रोएरी रॉबिन्सन। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस एआई वीडियो को चीन की एक कंपनी ने बनाया है। उस कंपनी का नाम है बाइट डांस और बाइट डांस का एक एआई टूल है जिसका नाम है सी डांस 2.0। तो इसे सी डांस 2.0 ने बनाया है। बाइट डांस वही कंपनी है जिसने टिकटॉक का निर्माण किया था। टिकटॉक को बनाने वाली कंपनी यही है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ये दुनिया भर में वायरल हो गया।
पश्चिमी मीडिया में इसके बारे में न जाने कितने आर्टिकल्स छप चुके हैं और वहाँ के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में AI के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हो गई है। और अब हॉलीवुड के संगठन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब इस पर आपत्ति जता रहे हैं। मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने कहा है कि ये वीडियो कॉपीराइट कानून का खुला उल्लंघन है और इसलिए अब वो इस AI कंपनी के खिलाफ अदालत में जाएंगे। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो इसलिए अदालत में जाने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि कलाकार की पहचान उसकी बौद्धिक संपत्ति होती है। यानी जितने भी ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं, ये इनकी जो कॉपीराइट है वो इनके पास है, ये उनकी बौद्धिक संपत्ति है और इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, AI नहीं कर सकता। और इस प्रकार के इस्तेमाल से ऐसे ब्रांड्स की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का जो चेहरा होता है उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी AI के जरिए किसी बहुत बड़े कलाकार, किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की कोई फिल्म बना सकता है तो फिर इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर, एक्टर्स पर करोड़ों रुपया कौन खर्च करेगा? लोग AI से ही इनकी फिल्में बना लेंगे। अगर पुराने ज़माने या परंपरागत तरीके से फिल्म बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इसमें कई महीनों या कई बार तो कई वर्षों का समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और ये काम AI शायद एक दिन में कर देगा। बड़ी फिल्मों को बनाने में स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर्स, उनकी लाइटिंग टीम होती है, एडिटिंग टीम होती है, सेट डिज़ाइनर सेट बनाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, सैकड़ों लोगों की टीम मिलकर एक फिल्म बनाती है। अब इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया, टॉम क्रूज आपको दिखाई दिए थे। टॉम क्रूज की जो आखिरी 2 फिल्में हैं उनका बजट देखिए। वर्ष 2025 में मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग जो उनकी रिलीज हुई थी उसका बजट 3600 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2023 में मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग पार्ट 1 आई थी और इस फिल्म का बजट लगभग 2600 करोड़ रुपए था। ब्रैड पिट की जो लास्ट फिल्म आई थी 2025 में जिसका नाम था F1, इसे बनाने पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी प्रकार से वर्ष 2024 में रिलीज हुई वुल्फ्स का बजट 1800 करोड़ रुपए था। लेकिन अब AI की मदद से कहानियां, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, एक्शन सब कुछ तैयार किया जा सकता है। टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल से कोई भी सीन बनाया जा सकता है। यानी आप टेक्स्ट लिखिए, AI को दीजिए और AI उसे आपको पिक्चराइज करके दे देगा। रेगिस्तान, अंतरिक्ष, युद्ध का मैदान, समुद्र के नीचे जैसा कोई भी सीन असली लोकेशन की तरह AI की मदद से शूट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के इस वीडियो में ऐसे ही सीन दिखाए गए हैं। इसी तरह AI से किसी एक्टर का एक डिजिटल क्लोन भी तैयार किया जा सकता है। उसकी आवाज़, उसके हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री अब इस AI पर, सॉफ्टवेयर पर आधारित हो सकती है। इस वीडियो के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है या डिजिटल पहचान की चोरी है? इसे आप क्या कहेंगे? इसीलिए अब AI के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाने की जरूरत है और इसकी शुरुआत भारत में हो रहे AI समिट से की जा सकती है। ये तो वो बातें हैं AI की जिनसे लोग बड़े चिंतित हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बड़ी बहस चल रही हुई है AI के बारे में कि जब AI पूरे तौर पर सक्रिय हो जाएगा तो न जाने कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और ये सारे काम AI कर लेगा। लेकिन AI बहुत सारी चीज़ों में मददगार भी होता है। आज AI लोगों की ज़िंदगी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस को कैसे बदल रहा है, इसके बारे में दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में अलग अलग कंपनियों ने अपने डेमो दिखाए हैं। आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ जा नहीं पाए होंगे, लेकिन हम आपको घर बैठे दिखाते हैं कि AI कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में सड़कों पर आपने देखा होगा अक्सर बाइक्स का एक्सीडेंट होता रहता है, ये आम बात है, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अब मोटरसाइकिल में AI की मदद से ऐसे सेंसर लगाए जा रहे हैं जो इस मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट से बचा लेंगे। इसके अलावा AI की मदद से ऐसा चश्मा बनाया जा रहा है जिसकी मदद से नेत्रहीन लोग आसानी से किसी भी रंग, खाने को या सामान को पहचान सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल हो रहा है। जरा डेमो देखिए।
इस गाड़ी के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट आपको बाइक टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने बताया रडार टेक्नोलॉजी में आपको पहली बार इंडिया के अंदर आपको बाइक के अंदर रडार टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट और सेफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिट है। सपोज अगर आपके आगे कोई है तो ऑटोमेटिकली आपको रडार सेंसर्स इसको सेंस करेगा और आपको यहाँ अलर्ट करेगा। और वो टेक्नोलॉजी ये है कि अगर बाइक चलती है लेफ्ट में या राइट में कहीं ब्लाइंड स्पॉट आता है तो उसकी जानकारी सामने जो मिरर है वहाँ मिल जाएगी। इस बाइक की एक खासियत और है कि अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होता है और ये बाइक गिरती है तो इमीडिएट 4 लोगों को मैसेज जाता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर वो गिरा है, और 4 जो उनके करीबी लोग हैं उन तक पहुँचता है। तो ये अपने आप में बेहतरीन है। तो इस चश्मे में एक कैमरा होता है और क्या है ना कि ये इस चश्मे में AI से भी कनेक्टेड होता है, तो ये आपके फोन से कनेक्ट करता है और ये AI का इस्तेमाल करता है। तो मैं कोई भी इन चश्मे से पूछ सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कौन है। जैसे मैं अभी अगर आपको पूछूं, अगर हे मेटा लुक एंड टेल मी हु इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसने बोला कि कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं और एक कन्वेंशन स्पेस या एग्जीबिशन हॉल है, तो इसने ये डिस्क्राइब किया। तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने कपड़ों का रंग जानने के लिए, कलर कपड़ों को मैच करने के लिए। डिब्बे में अगर कुछ है खाने की चीज़ें, अगर मैं कुछ कुकिंग कर रहा हूँ, किचन में कुछ बना रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं, मसाले हैं, वो जानने के लिए। कुछ लिखा है दरवाजे पे, वो भी जानने के लिए। जो भी मेरे सामने, अगर सार में बोलूँ तो जो भी मेरे सामने कुछ चीज़ें हों उनके बारे में पूछताछ करने के लिए, जो मैं ना देख सकूँ, ये मेरी आंखें बन जाती। अब टेक्सटाइल और गारमेंट्स के क्षेत्र में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है। आज जब आप कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, अपने लिए कोई ड्रेस खरीदने के लिए किसी दुकान में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, तो आपको ट्रायल रूम में कई बार उसका ट्रायल करना पड़ता है और ये बहुत बोरिंग काम भी होता है और बहुत थकाने वाला काम भी होता है। इसके लिए आपको कई बार ट्रायल रूम में जाकर कपड़े बदलने होते हैं। लेकिन अब AI की मदद से आपको ऐसा नहीं करना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। आपको बस शीशे के सामने खड़े होना है और जो भी कपड़ा आप अपने लिए चुनेंगे, आप खुद अपने आप को शीशे में उस कपड़े में देख पाएंगे बिना उसे ट्राई किए। ना सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स बल्कि अब हैंडलूम में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है और इससे कपड़ों की बुनाई में तेजी आ जाएगी। अब देखिए कि इन दोनों AIs का इस्तेमाल कैसे होता है, ये देखिए। ये डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं और इसके साथ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया है जो ये पूरा हैंडलूम को वो ऑपरेट करने में मदद करता है वीवर को। और कैसे मदद करता है कि जो डिजाइन हमने अपलोड किया है वो डिजाइन से जो थ्रेड लगाना है, कहाँ पे लगाना है, और वो गाइडेड वीविंग करता है। तो अगर मैं बुनकर हूँ, इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये मशीन इंटेलिजेंटली बताता है कि कौन सा थ्रेड यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो एक जूनियर बुनकर भी AI के साथ अच्छा डिजाइन, अच्छा क्वालिटी का वीविंग कर सकता है। थोड़ा सा सरल भाषा में समझना चाहे कि एक बुनकर अगर मान लीजिए कि एक समय में एक साड़ी बुनता है तो वो समय कितना कम हो जाएगा AI की मदद से, वो तो कि मुख्य तो बात वही है। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 50% कम हो सकता है और ज्यादा वॉल्यूम भी वो डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं और आप ऐसा AI टूल के सामने खड़े होते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस स्टोर पर कौन कौन से कपड़े हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये जैसे देखा कि ये कोट सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा जो बॉडी का जो माप है वो सामने आ जाता है कि किस तरीके से मेजरमेंट रहेगा। और अगर आप टेलर के द्वारा भी उसको सिलवाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा आपके जो क्लॉथ का जो माप है वो आ जाएगा। आप ये देखें कि ये हमारी ओरिजिनल पिक थी और अब इस तरीके से ये जो कोट है वो आपके ऊपर है, यानी कि आप देख सकते हैं ट्रायल रूम में जाए बिना। तो देखिए, ये जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उन्हें ध्यान में रखकर ये इनोवेशंस किए जा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत शॉपिंग करते हैं, जिन्हें कपड़े खरीदने का बहुत शौक़ है,
और आप ट्रायल रूम में बार बार कपड़े बदल कर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो ये जो AI का नया इनोवेशन है ये आपके लिए है। अब AI खुद आपको बता देगा कि ये कपड़ा आपके ऊपर कैसा लगेगा और आपका जो साइज़ है वो इस कपड़े से मैच करता है या नहीं। आज हमारे देश में छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है और AI समिट में ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स दिखाए गए हैं। अब कृषि के क्षेत्र में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है और AI की मदद से ऐसे मोबाइल ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो अनाज और फसलों की क्वालिटी के बारे में भी आपको बता सकते हैं। अब ऐसे स्मार्ट शूज बन रहे हैं जो GPS की तरह काम करेंगे। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाए गए इन स्मार्ट शूज की मदद से जो इनके पेरेंट्स हैं उन्हें हमेशा यह पता रहेगा कि उनके बच्चे की लोकेशन क्या है। यानी सोचिए आप कि आपने एक AI टेक्नोलॉजी से बना जूता अपने बच्चों को दिलाया जिसके अंदर एक चिप लगी हुई है और उस शू की वजह से, जूते की वजह से आपको हमेशा अपने बच्चे की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको पता रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जिस YouTube पर आप हमेशा वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, आज सुबह अचानक YouTube की सर्विस बंद हो गई और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया क्योंकि सैकड़ों करोड़ लोग YouTube के वीडियोस हर रोज देखते हैं और अचानक से जब वो उठे और उन्होंने देखा कि YouTube तो चल ही नहीं रहा है, इसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। YouTube आज कुछ समय के लिए डाउन हो गया था और लगातार दुनिया भर में सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करता रहा कि YouTube का सर्वर डाउन हो गया है और लोग YouTube पर अब कोई भी वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। समय हमारे पास कम है, मैं आपको आज एक ही खबर दिखा सकता था, हमारे पास खबरें हैं दो। एक YouTube के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपको समुद्र में आज हम भारतीय नौसेना की ताकत दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन हो रहा है और ये समुद्र में वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स की एक प्रकार की परेड होती है और इस बार भारत इसका मेजबान है। आज की परेड में कुल 85 वॉरशिप्स शामिल हुए जिसमें भारतीय नौसेना के 60 और दूसरे देशों के 19 वॉरशिप सहित कुछ और शिप्स भी शामिल थे। इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 25 फरवरी तक चलेगा और इसमें शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी विशाखापट्टनम पहुंच गया है और आज भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इस परेड का औपचारिक निरीक्षण किया है। तस्वीरें देखिए। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India.
अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। वर्किंग मॉम हूँ ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer। Thanks to JK Smart Tires। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और तब तक कमाते रहिए जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे, फिर चाहे वो सम्मान हो या सामान। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और